तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। और लॉकडाउन के इस दौरान में हालांकि बहुत सारी छूट मिली है, बहुत सारी चीज़ें अब बदली भी हैं, ज़िंदगी भी बदली है, तो आप लोगों में भी बदलाव आया होगा। बस आप लोग सुरक्षित रहें, महफूज रहें, यही दुआ है। और आने वाला वक्त बेहतर हो। करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है लॉकडाउन में। 25 मार्च से शुरू हुआ था, अब 29 मई आ चुका है। हालांकि इस दौरान में पिछले 20 दिनों में तेज़ी से रफ्तार बढ़ी है। मैं अभी देख रहा था कि 8 मई तक इंडिया में कोरोना के कुल केसेस 57,000 थे। 8 मई 57,000। आफ्टर 21 डेज, मतलब 21 दिन के बाद 29 मई आज की जो तारीख है, 1,65,000 केसेस हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ लास्ट 21 डेज में 1,10,000 के आसपास 1,10,000 केस सिर्फ लास्ट 21 डेज में इंडिया में बढ़े। तो इधर ये पहले से तय था कि एक फेज़ आएगा जब ये बढ़ेगा। अब हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मानसून है, उसके दौरान भी बढ़ने की बात है। तो खैर देखिए क्या होता है। दुआ यही कि अब इसका डाउनफॉल शुरू हो, गिरना शुरू हो, केस कम हो। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1 लाख क्रॉस कर गई है, तो वो भी अफसोसनाक है। कोरोना की अपडेट आपको देते रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि आज इंडिया में 1,65,000 के करीब केस पहुंच गया टोटल, और करीब 4700 डेथ है, 4,700 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में करीब 15,000 केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के, मौत हुई है करीब 310 के आसपास। मुंबई में करीब 36,000 केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के। खैर आते हैं आज की कहानी पे, और कुछ मेल भी आपका नोट करके लाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो आखिर में कहानी क्या है? आज की कहानी इसलिए भी कि 3-4 दिन पहले जब मैंने काला पानी कंट्रोवर्सी के बारे में कहानी सुनाई, वो इंडिया नेपाल से जुड़ी हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं काला पानी सज़ा वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो अंडमान निकोबार से जिसका ताल्लुक़ है। तो कई लोगों ने सिफारिश की कि वो कहानी सुनाए। मैंने भी सोचा था बहुत पहले भी। तो आज उस काला पानी की कहानी, जिस काला पानी के नाम से एक ज़माने में लोग खौफ खाते थे। मुहावरों में इस्तेमाल ये आज भी है। किसी दहशत और खौफ की कहानी को अगर समझना है कि आज भी बहुत सारे लोग, बल्कि हम लोग भी बात करते हैं कि कोई ज़्यादा अगर बदमाशी करे या तंग करे तो काला पानी भेज दो इसको। तो काला पानी के नाम से ही थर-थर कांपते थे लोग। पर ऐसा क्यों? काला पानी में ऐसा क्या था? काला पानी की बुनियाद कहाँ से पड़ी? काला पानी जो जेल है, उस जेल की सोच अंग्रेज़ों को कहाँ से आई? उस जेल के बनाने का मकसद क्या था? कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आपको बताने की। सबसे पहले इस काला पानी का नाम तो हम लोगों ने दिया, असल में इसका नाम था सेलुलर जेल। और ये सेलुलर जेल जो है अंडमान और निकोबार के एक द्वीप पे बनाया गया था। अंडमान निकोबार का अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ पे कभी पुर्तगाल भी रहे, फिर मराठा भी रहे, फिर वहाँ पे डच भी रहे, फिर अंग्रेज़ आए, कुछ वक्त जापान ने भी वहाँ पे उसको अपने कब्ज़े में रखा। और आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना उन्होंने बनाई थी, तो पहली हिंदुस्तान में आज़ादी का जो तिरंगा फहराया था उन्होंने, वो अंडमान निकोबार में ही फहराया था। और ये बात है 42 में जापान ने अंग्रेज़ों से अंडमान को छीन लिया था, लेकिन फिर 46 में वापस, 44 में बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ ने वापस अंडमान को पा लिया था। तो उस दौरान में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया, तो बाद में जापान के प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया था, क्योंकि उनकी और जापान की सेना में उस वक्त अच्छी खासी बनती थी, और वहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया था। 572 अलग अलग द्वीप हैं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, 572। लेकिन इनमें से सिर्फ 38 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे इंसान बसते हैं, जहाँ पे रिहाइश है, जहाँ लोग रहते हैं। 572 में से सिर्फ 38, बाकी पूरा पानी ही पानी है। पर कहते हैं कि इस द्वीप में जो ज़्यादातर हैं वो आदिवासी लोग, और उनका ताल्लुक़ अफ्रीका से था जब वो वहाँ आए। आज भी इस द्वीप की बहुत सारी आप तस्वीरें देखते होंगे जो शायद दुनिया में कटे हुए हैं बुरी तरह, और हम आप जैसे इंसान रहते हैं वो वैसे रहते भी नहीं।
कपड़ा क्या होता है, खाना क्या होता है, उन्हें ये सब चीज़ें मालूम नहीं। और उनको बचाने के लिए बाकायदा हमारे यहाँ कानून है, वहाँ पे आप आम इंसानों की जाने पे रोक है। और लास्ट में कुछ साल पहले कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई थी इन लोगों की, जिसको लेके बड़ा हंगामा हुआ था। तो उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और अलग अलग NGOs और गवर्नमेंट के बाकी तमाम लोग भी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद करते हैं। 1957 में जब गदर हुआ, जब 1857 का गदर, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बिगुल बजा आज़ादी के लिए, लोग अंग्रेज़ों से गुस्सा थे। तो उस वक्त बड़े पैमाने पे एक विरोध हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इस विरोध को किसी तरह से अंग्रेज़ ने कुचल दिया। लेकिन उस वक्त पहली बार अंग्रेज़ों को लगा कि ये विरोध अब आगे बढ़ेगा, और इसमें से जो लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये लोग, ये आगे चल के सिरदर्द बन सकते हैं। तो 1857 के गदर के बाद, विरोध के बाद जब ये शांत हो गया, तब अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिस तरीके से ये लोगों को एकजुट करते हैं अपने अपने भाषणों से, नारों से, तो इनको रोकने के लिए इनको कहीं दूर रखना पड़ेगा। और स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए एक ऐसी कोई जगह हो जहां उनको एक तो देश के उनके बाकी लोगों से अलग कर दें, और उनके ऊपर जो जुल्म ढाए उसके बारे में दुनिया को पता ही न चले। तो 57 के विरोध ने, 1857 की क्रांति ने पहली बार अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बीज बोया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जेल होनी चाहिए जहां इन फ्रीडम फाइटर्स को सबक सिखाएं। उस वक्त तक बहुत सारे अंग्रेज़ अंडमान निकोबार में भी आकर रह रहे थे, और वो द्वीप चूँकि चारों तरफ पानी और बड़ा शांत सुकून, अकेले में सन्नाटा, वहाँ बहुत कम आम लोगों का आना जाना। तो उसी वक्त अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि क्यों ना इसी द्वीप में एक ऐसी जेल बनाई जाए जहाँ पे इन स्वतंत्रता सेनानियों को लाकर रखा जाए और उनको टॉर्चर किया जाए। तो उससे दो फायदे होंगे, एक, उनके ऊपर जुल्म ढाए जा सकेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। दो, उनको उनके लोगों से और बाकी क्रांतिकारियों से अलग थलग किया जा सकेगा। इसी सोच के आने के बाद पहली बार 1896 में अंग्रेज़ों ने सेलुलर जेल बनाने का फैसला किया, और 1896 में बनाने का काम शुरू हो गया। करीब 10 साल लगे। 1906 में ये जेल बनकर तैयार हो गई। इस जेल को बनाने में भी सारे काम भारतीय मजदूरों से लिया गया, और उन लोगों से लिया गया जिनको उस वक्त तक बहुत सारे ऐसे बंदी थे, उठा कर ला के अंडमान निकोबार में यूं ही खुले में कैद करके रखा जाता था। जेल तो थी नहीं, और उनकी निगरानी होती थी। तो ऐसे लोगों को पकड़कर उनसे ही ये सारी जेल बनवाई गई। 1906 में जब ये जेल बनकर तैयार हो गई, तब इसके बाद यहाँ पे अब कैदियों को लाने की बात शुरू हुई कि कैदियों को लाना है। और कहते हैं कि सबसे पहले इस जेल में जिन कैदियों को लाकर रखने की बात थी, उसमें सिर्फ बात इंडिया की नहीं थी। उस वक्त बर्मा, जो अब म्यांमार है वो, या फिर कराची, तो यहाँ से भी, चूँकि ये सारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में हुआ करता था, और इसीलिए इन तमाम जगहों पे जितने भी लोग जो विरोध कर रहे थे, उन सबको पकड़ पकड़ कर अब अंडमान लाना शुरू किया गया। 1906 में जब ये जेल बनकर तैयार हुई, इस जेल का नक्शा एक ख़ास अंग्रेज़ अफसर ने बनाया था, और इस जेल की एक खासियत थी बड़ी अच्छी जो बनाया उसने। इस जेल में कुल इस तरीके से इसका नक्शा बनाया गया था कि बहुत कम पहरेदार भी पूरे जेल पे नज़र रख सकते हैं, और इसीलिए इस जो नक्शा बनाया गया, इसको ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया था कि यहाँ से कैदी कभी भाग ना सके। और जो जगह चुनी गई जेल बनाने के लिए, वो बिल्कुल समंदर के उस जगह का हिस्सा था जहाँ चारों तरफ समंदर का पानी, और मीलों सिर्फ पानी ही नज़र आता था, और कुछ आपको दिखाई नहीं देता था। तो जब ये जेल बनकर तैयार हुई, इसके बाद यहाँ कैदियों को लाकर रखने का काम शुरू किया गया। इस जेल को बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने मेहनत भी बहुत की। इस जेल को जो बनाया गया वो लाल ईंटों से बनाया गया, और ये ईंट बर्मा से लाई गई थी, जो अभी म्यांमार है। और कुल 7 विंग बनाए गए, 7 इस जेल के अंदर। और 7वां विंग ऐसे बनाया गया कि अगर आप उसको टॉप एंगल से देखें ऊपर से, तो आपको साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देगा जेल। 7 विंग अलग अलग, और उसके एक सेंटर में इन्होंने एक टावर बनाया।
उस टावर को इस तरीके से बनाया गया और 7 विंग के रास्ते इस तरीके से बनाए गए और उसके कॉरिडोर की, वो एक टावर में बैठा हुआ एक शख्स एक वक्त में ही 7 के 7 विंग के कैदियों पे नज़र रख सकता है कि कौन अपने सेल से निकला या कौन आ रहा है। तो इस तरीके से नक्शा तैयार किया गया था। 7 अलग अलग विंग, बीच में एक टावर, सबके रास्ते वो सिर्फ घूमना है उसको और वो देख के बता देगा कि कौन कहाँ है, जेल में सेल के अंदर से है या सेल के अंदर नहीं है। इस टावर में ही एक बहुत बड़ा घंटा भी था जिसको किसी भी आपात स्थिति में वो लोग बजाते थे। इस पूरे सेलुलर जेल के अंदर जो 7 शाखाएं थी, इसमें कोई भी सोने का कमरा और बाकी चीज़ें नहीं बनाई थी। जेल के अंदर के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 698 कोठरियाँ थी, सेल, जिसमें कैदियों को रखना था। और इन सारे कोठरी बड़े छोटे छोटे 15 बाई 8 फीट, और इन सारी कोठरियों में एक तरह से ही 3 मीटर की ऊंचाई पे एक छोटा सा रोशनदान था और इसके अलावा कुछ नहीं था। एक गेट जिस पर कैदी अंदर जाते कोठरी के, और एक 3 फीट के ऊपर सिर्फ रोशनदान जिससे बेहद कम रोशनी आती। सबसे कमाल की बात यह थी कि इस जेल के चारों तरफ, आमतौर पर जब हम जेल की बातें करते तो ऊंची ऊंची दीवार हम लोगों के जहन में आती है कि जेल की दीवार बड़ी ऊंची होती है, भाग ना सके। सेलुलर जेल की दीवार सबसे छोटी रखी गई कि कोई भी कैदी आराम से उस दीवार को पार कर भाग सकता है। और ये जानबूझ के किया गया था, इसलिए कि जो भागेगा वो सिर्फ मौत को दावत देगा। चारों तरफ समंदर, समंदर का पानी, गहराई, और कोई रास्ता नहीं। अगर आपके पास बोट जहाज़ नहीं है तो आप भाग नहीं सकते। इसीलिए जानबूझकर अंग्रेज़ों ने जेल तो बनाई, जेल के अंदर के इंतज़ाम पुख्ता किए, लेकिन जेल की तमाम दीवारें बहुत छोटी बनाई, उसकी हाइट कम थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ से जो भागेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन एक बार 238 कैदियों ने इस सेलुलर जेल से भागने की कोशिश की। इसकी उन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग बनाई। कुछ लोगों ने नक्शा, कुछ लोगों ने बाकी चीज़ें अपने अपने हिसाब से तय किया, और बनाने के बाद फिर ये हुआ कि भागेंगे। जेल की दीवार को फांदना कोई मुश्किल काम नहीं था। तय वक्त के हिसाब से जो इन्होंने प्लानिंग की उस हिसाब से ये जेल से भागे, लेकिन वो फिर फंस गए क्योंकि चारों तरफ समंदर, समंदर का पानी, और ये मिशन फेल हो गया। 238 के 238 जो अपने अपने सेल से निकलकर दीवार की उस तरफ पहुंच चुके थे, वो पकड़े गए। इस बात से अंग्रेज़ जेलर और तमाम लोग बड़ा नाराज़ हुआ। इसके बाद इनके ऊपर जुल्म ढाने शुरू हो गए। कहते कि इतने जुल्म ढाए गए कि एक कैदी सिर्फ दहशत में उसने सुसाइड कर लिया। उससे अंग्रेज़ों का जुल्म सहा नहीं गया, उसे लगा कि उससे अच्छा मर जाओ। जेल से भागने की ये सज़ा मिल रही थी। तो जब एक कैदी ने सुसाइड कर लिया तो इससे जो अंग्रेज़ उस वक्त जेलर था, जो अफसर था, उसको इतना गुस्सा आया और उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे खुद को मार सकता है, ये काम हमारा है। इस गुस्से की वजह से उन 238 लोगों में से 87 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई, जेल से भागने की कोशिश के इल्ज़ाम में। अगर वो सुसाइड नहीं करता तो शायद सिर्फ जुर्म चलता रहता, लेकिन उससे जेलर इतना गुस्सा हुआ कि वो कैसे मर गया। 87 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस जेल के अंदर की जो कहते हैं कि लोग, किसी को अगर पता चल जाता था कि इसको काला पानी भेजा है, तो परिवार वाले, दोस्त, बाकी लोग ये मान के चलते थे कि वो जिंदा कभी लौट कर नहीं आएगा। ये दहशत थी इस जेल की। कहते हैं कि सेलुलर जेल के अंदर कितने लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी 1906 से लेकर आज़ादी तक, 47 तक, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। कितने लोग कैसे मरे इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 1906 में ये जेल जब बनी थी, उससे लेकर 47 तक पूरे टॉर्चर और उसकी कहानियां, जो लोग कुछ बाद में बाहर आए, उन्होंने जब बताया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। कैदियों से अलग अलग एक तो काम कराया जाता, उनसे न सिर्फ उस अंडमान निकोबार में अंग्रेज़ों के जो अफसर थे, उनका बंगला, उनका घर, बाकी चीज़ें बनवाना, वो भी इसी जेल के लोग काम करते थे। सड़क से लेके बाकी कुछ चीज़ें बनाने का काम इसी जेल के कैदियों से कराया जाता था। इसके अलावा उनसे कोल्हू के तेल निकलवाए जाते थे, उनसे कहा जाता था पेरो। हर कैदी को पर डे 30 पाउंड नारियल का तेल निकालने का काम दिया जाता था, और अगर वो नहीं निकालता था तो जो उसकी सज़ा होती थी वो कोड़े से लेके बाकी वो सज़ाएं जिसको कोई सोच भी नहीं सकता।
और जिनसे ज़्यादा गुस्सा आता था अंग्रेज़ों को और जो उनकी संगीन ज़रा जुर्म बड़ा होता था, ऐसे कई लोग हैं जिनको तोप से बांधा गया और गोला दाग दिया गया और तोप से उड़ा दिया गया। ये मुहावरा नहीं, ये हकीकत सेलुलर जेल में हुआ कि तोप तक से बांध के सेलुलर जेल के कैदियों को उड़ा दिया गया। इस जेल में आपको मालूम है कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे और एक भगत सिंह के दोस्त थे, उनको भी अंग्रेज़ों ने उठाकर काला पानी भेज दिया। नाम था महावीर सिंह। महावीर सिंह ने जब ये देखा कि जेल के अंदर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे भारतीयों के साथ जुल्म हो रहा है, अंग्रेज़ उन्हें बहुत मारते पीटते हैं, सजाएं देते हैं, भूखा रखते हैं, खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो एक बार वो भूख हड़ताल पर बैठ गए महावीर सिंह इसी जेल के अंदर। अब ये सीधा सीधी अंग्रेज़ अफसरों के हुक्म के ख़िलाफ़ था। काफ़ी कोशिश की गई, तमाम टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन महावीर सिंह टस से मस नहीं हुआ और खाना खाने से इनकार कर दिया और भूख हड़ताल तोड़ा नहीं। अंग्रेज़ों को लगा कि इस भूख हड़ताल और उसकी इस पे डटे रहने की वजह से बाकी कैदियों पे भी असर पड़ेगा। तमाम कोशिश कर ली, जब नहीं हुआ तो अंग्रेज़ों ने धोखे से महावीर सिंह के दूध में जहर डाल दिया और जहर डालने के बाद वो दूध जबरन उसे पिलाया। महावीर सिंह ने वो दूध पिया जबरन और उस जहर की वजह से मौत हो गई। इसके बाद उनकी लाश पे एक भारी सा पत्थर, वजनी पत्थर बांधा गया और उसको उसी जेल के पीछे समंदर में फेंक दिया गया ताकि लाश ऊपर ना आए। लेकिन जेल के अंदर ये बात लीक हो गई और पता चल गया कि महावीर सिंह की भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए अंग्रेज़ों ने उनके साथ ये किया। ये सुनते ही जेल के जो बाकी सारे कैदी थे, और चूंकि भगत सिंह के दोस्त की बात थी, मौत की बात थी, उन्हें इतना गुस्सा आया कि पूरा का पूरे सेलुलर जेल के कैदी भूख हड़ताल पर चले गए। ये 1930 की बात है। अंग्रेज़ों ने इस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अब सारे जुल्म की हदें पार कर दी, जितना टॉर्चर कर सकते थे किया, लेकिन कोई भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं था। मामला इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि आखिर में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अंग्रेज़ सरकार से बात हुई और तब जाकर अंग्रेज़ सरकारों ने जो उनकी मांग थी बहुत सारी कैदियों की, वो मानी और तब इन कैदियों ने अपना भूख हड़ताल तोड़ा। बापू को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसी तरीके से जितने नेता थे उनको एक सज़ा ऐसी दी जाती थी कि जो मैंने आपको बताया कि इस सेलुलर जेल की खासियत ये थी कि एक तो इसको बनाया ही गया था। सेलुलर जेल का मतलब ही ये था कि एक कैदी दूसरे कैदी से ना मिल सके। ये बेसिक थॉट और बेसिक सोच थी। सेल जो ऐसे बनाए गए थे, करीब 698 जो कोठरियाँ थी, काल कोठरियाँ, उसके दरवाजे ऐसे थे कि एक सेल के सामने दूसरा सेल हो ही नहीं सकता था। मतलब आप एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और सज़ा इसलिए दी जानी थी कि अकेले में रखो ताकि इन्हें अकेले में ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द का एहसास हो। तो इन सारी चीज़ों ने कैदियों को वहाँ तोड़ कर रख दिया था। अब एक से एक स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे आप लोगों को ही पता होगा, बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबदी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी, गोपाल भाई, परमानंद, एक लंबी लिस्ट इन तमाम लोगों की थी जिनको यहाँ पे रखा गया और इनके ऊपर तमाम जुल्म ढाए गए। धीरे धीरे जब सेलुलर जेल और काला पानी की सारी चीज़ें देश में पता चलती गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक पूरे देश में एक ये सोच हो गया था कि काला पानी जो गया इसका मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो। लेकिन फिर वक्त करवट बदलता है और 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान अंडमान तक पहुंच जाता है और वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ देता है। बल्कि कहते हैं कि कुछ अंग्रेज़ों को उसी सेलुलर जेल में ही कैद कर देता है जो अब तक वहाँ पे दूसरे कैदियों पे हुक्म चलाते थे। और उस 7 विंग जो थे जेल के, उसमें से 2 विंग को तोड़ देता है जापान। अब बचते हैं सिर्फ 5। इसके बाद उस पर जापान का कब्जा रहता है। इस वक्त तक आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जैसे ही जापान का कब्जा होता है अंडमान पर, तो नेताजी भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध का बिगुल बजा देते हैं और कहते हैं कि अब अंग्रेज़ भारत छोड़ो। जापानियों के साथ दोस्ती थी
थोड़े दिन के बाद, ये बात है 23 मार्च 1942 को जापान ने अंडमान पे कब्जा किया और ये सेलुलर जेल काला पानी भी अब जापान के कब्जे में था। लेकिन जापान हिंदुस्तान के साथ हमदर्दी रखता था, ख़ासतौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। उसी की वजह से फिर बातचीत होती रही और 7 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान की पूरी सत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दी और कहा कि आप आइए। नेताजी ने पहली बार तिरंगा अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ाद हिंदुस्तान का जो पहली बार फहराया वो अंडमान निकोबार में फहराया और उसके बाद सेलुलर जेल और ये तमाम जो कैदी थे वहाँ से वो रिहा कर दिए गए। लेकिन फिर 2 साल के बाद अंग्रेज़ों ने लगभग उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 42 के बाद काला पानी के जुल्म की दास्तान धीरे धीरे ख़त्म हो जाती, क्योंकि जब 44-45 में फिर अंग्रेज़ वहाँ पे आता है, तब तक अब ये हो चुका था, अंग्रेज़ भी मान चुका था कि अब इस देश में ज़्यादा रहना नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक आज़ादी की लहर हर एक के दिल के अंदर थी और एहसास हो चुका था अंग्रेज़ों को कि अब यहाँ से बस निकलने का वक्त आ गया। तो फिर 42 से पहले तक जो सारी चीज़ें थी, बल्कि 1937 के बाद ही कैदियों को वहाँ से फिर बहुत सारी शर्तों के साथ अब तमाम जो चीज़ें हुई तो उनको निकालना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद आज़ाद होता है हिंदुस्तान। आज़ाद होने के बाद अंडमान पे भी आज़ादी का परचम फहराता है और आज़ादी के बाद 2 और विंग भारत सरकार भी उसको तबाह कर देती है उस जेल की। अब उसमें सिर्फ 2 अंग्रेज जापान ने कर दिए थे और 3 विंग बचे। बाद में उसके बाद उसके एक विंग में एक हॉस्पिटल बना दिया जाता है 500 बिस्तरों का, और एक जो पूरा इलाका था जहाँ पे, उसको एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता है। तो अब सेलुलर जेल काला पानी एक राष्ट्रीय स्मारक है। और राष्ट्रीय स्मारक इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जेल अंग्रेज़ों की नहीं थी। इस जेल को बनाने वाले सारे भारतीय थे, हिंदुस्तानी मजदूर थे, हिंदुस्तानी क्रांतिकारी थे। उनको पकड़कर उन्हीं से बनवाया गया और उन्हीं को वहाँ रखा गया था। तो इसीलिए चूँकि इस जेल की बुनियाद में हिंदुस्तानियों का खून शामिल था, उनके हाथ शामिल थे, उनकी मेहनत शामिल थी, तो भारत सरकार ने उसके एक हिस्से को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। कभी मौका मिले तो जाकर देख कर आइएगा। उस वक्त की सारी तस्वीरें आपके जहन में घूम जाएंगी जब आप यहाँ जाएंगे, देखेंगे। और अच्छी जगह भी है, तो कभी मौका मिले तो हो आइए। ये काला पानी की पूरी कहानी थी। अब कुछ लोगों के मेल, कुछ लोगों की चीज़ें। एक अमित कुमार ये आईपीएल की कहानी सुनना चाहते हैं। 2008 से शुरू हुआ था, इस वक्त तो आईपीएल भी अच्छा खासा डेली कम से कम हम लोगों के क्या थे 2-2 मैच हुआ करते थे, तो वक्त बड़ा अच्छे से कटता था। इस साल सूना सूना हो गया, कोरोना ने आईपीएल को भी डस लिया एक तरह से। कोई नहीं, अभी भी सुन रहा हूँ मैं कि शायद ये आईपीएल हो इस साल के एंड तक, और खाली स्टेडियम में भी हो सकता है, क्योंकि लाइव सिर्फ सेटेलाइट के लिए हो तो अच्छा है। हम लोग तो वैसे भी टीवी पे ही देखते हैं। हरी चरकत हैं, ये बोस्टन बॉम्बिंग की कहानी सुनना चाहते हैं। कृष्ण कुमार हैं, इन्होंने भी ये काला पानी की याद की कहानी की फरमाइश की थी। वशिष्ठ कुमार नायक हैं, ये अपनी माँ के साथ, मम्मी के साथ कहानी सुनते हैं और अजीत डोभाल की कहानी सुनना चाहते हैं। जल्दी सुनाता हूँ वशिष्ठ जी। जयंतीलाल जैन हैं, कोमल कुशवाहा हैं, और ये श्रीलंकाई टीम पे जब अटैक हुआ था लाहौर में, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन शायद मैंने ये सुनाई है। तो आप अगर लिस्ट में जाएंगे कोमल साहब, तो आपको ये कहानी लिस्ट में मिल जाएगी। डॉक्टर सुभाष तिवारी हैं, इन्होंने कहा कि कुछ कहानियों में कई ऐसे लोग जिनके लिए मैं सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हो सकता है कई बार ऐसा हुआ हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं दिल से उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कोशिश यही होती है कि जो अपने से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, ऐसे लोगों को आपको हमेशा सम्मान देना चाहिए। और ये इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था वो शायद रविंद्र कौशिक, जो अपने रॉ के जासूस थे, उनके लिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, आपको अपने से बड़ों को ज़रूर इज्जत देनी चाहिए। अविनाश रॉबर्ट हैं, और अविनाश रॉबर्ट जो हिंदू की, आपने केरल की कहानी सुनी कल, ये इन्होंने ही भेजी थी और इन्होंने फरमाइश की थी। तो थैंक यू अविनाश, उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। जयदीप चटर्जी हैं, रमाकांत खंगार हैं, और ये एमपी से हैं, जबलपुर में अभी ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस में हैं। और कोरोना के इस दौर में जो मेहनत पुलिस की भी कर रही है, वाकई वो काबिल तारीफ़ है।
तो रमाकांत खंगार साहब अपना ख्याल रखिएगा। शिवांश भारद्वाज हैं और इन्होंने कहा एक बार फ़ोन पे बात करनी है, तो शिवांश जल्दी आपसे बात होगी, पक्का वादा। एस.के. पंडित हैं, सागर जायसवाल हैं औरंगाबाद से, विवेक कुमार तिवारी हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा और बहुत खूबसूरत मेल लिखा है, थैंक यू विवेक। ये ARFF में है, मतलब एविएशन रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग इंजीनियर हैं, थैंक यू विवेक। कैलाश जाखड़ हैं, विजेंद्र कुमार सिंह हैं, ज्योत्सना कुमार हैं और ये बहरीन एक्सीडेंट की कहानी सुनना चाहती हैं। अनिल नाग हैं, इन्होंने भी एक लिस्ट दी है कहानी की। पल्लवी आनंद है और ये इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी की कहानी सुनना चाहती हैं, जल्दी सुनना। और इन्होंने कहानी के लिए रिश्वत भी बोली है कि आप लखनऊ आएंगे तो बिरयानी और कबाब खिलाएंगी, थैंक यू वेरी मच। गोविंद सहाय गुप्ता हैं, ये सीतापुर से हैं और अघोरी की कहानी सुनना चाहते हैं। अघोरी की कहानी इंटरेस्टिंग है, आपको सुनाता हूँ कभी, इस पर शो भी किया है मैंने। अफसर शेख हैं, इसके अलावा रंजीत मौर्य हैं। इनका एक सवाल था कि जो कैदियों को जेल में खाना दिया जाता है वो क्या खाना होता है, तो पूरे जेल के लिए जेल मैनुअल है जिसके हिसाब से बाकायदा खाने का वज़न भी बताया गया है कि आपको इतनी रोटी, इतने ग्राम दाल, इतने ग्राम चावल पर डे, तो उसी मैनुअल के हिसाब से जेल में खाना दिया जाता है। लेकिन अलग अलग वक्त में क्या क्या दिया जाता है ये मैं एक बार और चेक करके बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ है, जेल मैनुअल में कहीं भी किसी भी जेल के अंदर नॉनवेज अलाउड नहीं है। इसके अलावा जयदीप हैं, जयदीप देथे। रोशन गोलू, इनका जन्मदिन है, साथ में शुभांकर कामले, इनका भी जन्मदिन है। शंकर और रेणुका कामले ने इनको विश किया है, मम्मी पापा इनके। तो रोहन गोलू और शुभांकर, आप दोनों को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा अमूल्य कुमार साहू हैं और सपना जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है और लॉकडाउन में दोनों US में है, बाकी फैमिली शायद सब इंडिया में है। तो और इनकी बिटिया है आकृति, जिनको ये रोज़ भी बुलाते हैं। तो अमूल्य कुमार जी और सपना जी, आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और ये भी एक, कई बहुत सारे लोगों का इस लॉकडाउन में इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें गुजरी हैं। उम्मीद ये है कि अगले साल आप लोग पूरी आज़ादी के साथ मना सकते हैं। तो अभी जैसा चल रहा है उसके आगे कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन तमाम दुआएं पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। एक बहुत ख़ास मेल आया, मैंने इसलिए उसको लास्ट के लिए रोका हुआ है। हेंगम रिबा ने अरुणाचल प्रदेश से एक मेल लिखा है और बहुत ही खूबसूरत मेल है, लंबा चौड़ा भी मेल है लेकिन खूबसूरत है, तो मैंने पूरा पढ़ा। जो मैंने उस दिन कहानी सुनाई भारत और चीन के बारे में, और उसमें ये था कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा 14 ज़िले आते हैं। इन्होंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से चीन के बॉर्डर से जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा लगता है वहाँ और इधर के हालात क्या हैं। चीन की तरफ 2 वे सड़क है, हमारी तरफ सड़क है भी तो बहुत ही अच्छी हालत में नहीं है। हेंगम रिबा का कहना था कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई जंग के हालात आते हैं, तो चीन के रसद और सामान तो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। हमारे फौजियों को जंगल और उन कच्चे रास्ते पे चल के गुजरना पड़ता है। तो इस चीज़ों को सोचना चाहिए हमारी सरकार को और हमें। इन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोग और ख़ासतौर पर अरुणाचल प्रदेश के, ये खुद अरुणाचली हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम सब शुरू से ही अपने आप को भारतीय मानते हैं, इंडिया ही हमारा देश है, भारत अब का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन कई बार अफसोस होता है जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ नॉर्थ इंडिया में जब आते हैं, कई बार भेदभाव होता है, कई बार उन्हें उस तरह से देखा जाता है, कई बार विदेशियों की तरह भी बात की बिहेव किया जाता है उनसे, तो कई बार इन्हें अफसोस होता है। लेकिन इनका कहना है कि हम गर्व है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। बहुत ही खूबसूरत हेंगम रिबा आपका मेल था। और इन्होंने एक फरमाइश की है कि एक नीडो तानिया, ये दिल्ली के लाजपत नगर में, यह अरुणाचल प्रदेश का ही एक मामला है जिसमें कत्ल कर दिया गया था, इसकी कहानी सुनना चाहती हैं। मैं ज़रूर आपको इसके डिटेल में कहानी सुनाऊंगा। और हेंगम रिबा, थैंक यू वेरी मच मेल लिखने के लिए। आपका मेल पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो आज इतना ही। अब आप और हमारी मुलाकात होगी मंडे, सोमवार को, किसी नई कहानी के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।